Hi friends, today we will discuss cathode ray tube experiment. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि किस तरीके से माइकल फराडे ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। उसी सीरीज में हमने आगे ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से इवैक्यूएटेड गैस ट्यूब में उन्होंने चेक किया कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं या किस तरीके से उनका फ्लो होता है। तो वो जो एक्सपेरिमेंट था वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट CRT। तो उसके लिए मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है स्टूडेंट्स, तो आप लोग देख लीजिएगा। This one is the negative end, this one is the positive end. So, ये पूरी असेंबली थी जिस पर माइकल फैराडे ने अपना कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया हुआ था। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये इवैक्यूएटेड ट्यूब है विच इज मेड अप ऑफ ग्लास का ये ट्यूब बना हुआ है। और अगर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके दोनों एंड्स पे दो मेटालिक प्लेट्स हैं विच आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स। वन एंड इज नेगेटिव एंड द अदर वन इज पॉजिटिव। Negative one is cathode and the positive one is anode. And students, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं ये मेटालिक प्लेट्स हैं बेसिकली, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है। मेटल के ये बने होते हैं। एंड ये दोनों आपका जो ये ग्लास ट्यूब है इसके अंदर सील्ड हैं। तो ये जो मेटालिक प्लेट्स हैं स्टूडेंट्स, ये हाई वोल्टेज के थ्रू एसोसिएटेड हैं। High voltage is applied and इस ग्लास ट्यूब में गैस फिल रहती है and there can be different types of gases और उन गैस का प्रेशर आप इवैक्यूएशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज पंप। सो ये पूरी असेंबली है which was used टू चेक द फ्लो ऑफ करंट एंड इसे ही आपका कैथोड रे ट्यूब कहा गया था। एंड दिस वाज द एक्सपेरिमेंट एंड दिस वाज द ट्यूब बेसिकली जिसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था माइकल फैराडे ने। तो ये तो आपका जनरल असेंबली है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं क्या हुआ था फर्दर, किस तरीके से देखा गया था कि फ्लो ऑफ करंट हो रहा है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या था कि जब सफिशिएंट वोल्टेज का करंट आपका अप्लाई किया गया, जब सफिशिएंट वोल्टेज आपका अप्लाई किया गया था ऑन द एंड ऑफ द इलेक्ट्रोड्स के थ्रू जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया था, तो ये देखा फराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में कि देयर इज फ्लो ऑफ करंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। आपका देयर वाज फाउंड stream of particles which were flowing from the negative end to the positive end, or we can say the current was flowing from cathode to anode. Now next problem ये आई थी कि how we can say that the flow of current is from cathode to anode, or is there actually any flow of current, because cathode ray itself are not visible. So in order to check the flow of current, क्या किया गया था, जो एनोड की जो मेटालिक प्लेट है, जो एनोड इलेक्ट्रोड है, इसमें होल किए गए थे स्टूडेंट्स। एंड एनोड के जस्ट पीछे, आपको पता है कि ये पॉजिटिव एंड है विच इज एनोड के जस्ट पीछे
फोस्फोरेसेंट मटेरियल दैट वाज जेडएनएस की कोटिंग की गई थी, और इसी तरीके से हाई वोल्टेज के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो रहा है तो इसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, we all know that the glass tube is filled with gas। तो ये सारी चीजें रिमूव कर दी है, एक्चुअली कंजेस्टेड हो रहा था। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन ये अराइज हुआ था इस एक्सपेरिमेंट में कि किस तरीके से आप कंफर्म करेंगे कि जो फ्लो ऑफ करंट है इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड, या फ्लो ऑफ करंट हो रहा है या नहीं। सो इन ऑर्डर टू चेक दैट क्या किया, एनोड जो मेटालिक प्लेट थी, एनोड जो इलेक्ट्रोड था उसमें होल किए गए, और एनोड के जस्ट पीछे आपका फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग की गई, जेडएनएस यूज किया गया था कोटिंग के लिए। नाउ अब क्या किया गया, अगेन हाई वोल्टेज या कहें सफिशिएंट वोल्टेज विच वाज रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ करंट अगेन अप्लाई किया गया। अब क्या देखा गया कि जैसे ही आपका सफिशिएंट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, अगेन देयर इज फ्लो ऑफ करंट, और जैसे ही करंट एनोड से पास हो रहा था स्टूडेंट्स, एनोड से पास होने के बाद स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रहा है जो करंट है, या आप कहें कैथोड रेज हैं जो, वो स्क्रीन से स्ट्राइक करने के बाद स्क्रीन पे एक ब्राइट स्पॉट डेवलप हुआ, which confirmed that there was the flow of current from cathode to anode or from negative end to positive end। So इसके कुछ कंक्लूजन्स हैं इस एक्सपेरिमेंट से, क्या समराइज हम कर सकते हैं। फर्स्ट वन वाज फ्लो ऑफ कैथोड रेज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सेकेंड वन वॉज जनरली जो कैथोड रे पार्टिकल्स हैं या जो कैथोड रेज हैं, दीज आर नॉट विजिबल, सो इन ऑर्डर टू चेक देयर बिहेवियर, इनके बिहेवियर को चेक करने के लिए आप किसी भी फॉस्फोरेसेंट मटेरियल या फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग करेंगे, और अगर फ्लो ऑफ करंट होगा स्टूडेंट्स, तो जैसे ही आपका पार्टिकल या जो रे है वो स्क्रीन से टकराएगी, जैसे ही स्ट्राइक होगी स्क्रीन पे, वहां पे ब्राइट स्पॉट डेवलप होगा। सेम फिनोमिना अकर्स इन द केस ऑफ टेलीविजन ऑल्सो। थर्ड पॉइंट जो इससे कंक्लूड किया गया था, या इसकी समरी में जो थर्ड पॉइंट निकल के आया था, दैट वन वाज द रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें यह कहा गया था स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जा रहा है, अगर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपकी ग्लास ट्यूब है उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इन दैट कंडीशन द रे विल और द कैथोड रे विल फ्लो इन स्ट्रेट लाइन, लाइक इफ दिस इज द पाथ, ये तो स्ट्रेट भी नहीं हो पा रहा है, जो कैथोड रे है वो स्ट्रेट लाइन में आपका ट्रेवल करेगी। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन देयर विल बी द डेविएशन इन द पाथ ऑफ कैथोड रे पार्टिकल्स, लाइक दिस इज द पाथ। ये अगर पाथ है तो जो अगर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया होगा, तो कैथोड रे पार्टिकल इस पाथ से डेविएट होगी, लाइक इट विल नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ एनीमोर। एंड नेक्स्ट पॉइंट वाज, I hope it's visible. Next point was regarding the आप कह सकते हैं flow of current, like regarding the dependency of cathode ray particles। तो इस पॉइंट में ये समराइज किया गया था स्टूडेंट्स, जो कैथोड रे पार्टिकल्स हैं
it doesn't depend upon the material of these electrodes and the gas filled in the glass tube. फिफ्थ पॉइंट जो कंक्लूड था वो था आपका doesn't depend upon material of electrodes. आपको बताया था कि इलेक्ट्रोड्स these are metallic plates basically, and gas, nature of gas in the glass tube. So these were the conclusions जो आपका फराडे के सीआरटी एक्सपेरिमेंट से विड्रॉ किए गए थे, और ये आपका सीआरटी एक्सपेरिमेंट है. आई होप आपको समझ आया होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने देखा कि सीआरटी एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया गया था और क्या उसके कंक्लूजन्स थे. अब इसके बाद लास्ट टाइम हमने ये भी पढ़ा था कि जे थॉमसन ने E/M का रेशियो कैलकुलेट किया था. तो ये किस तरीके से आया था? लास्ट टाइम आपको बताया था E/M की जो वैल्यू है इट वाज 1.75 इंटू 10⁻11 इनवर्स. ठीक है, ये वैल्यू ऑब्टेन हुई थी. तो किस तरीके से इस वैल्यू को निकाला गया था और क्या अजम्पशंस थे या क्या कॉन्सेप्ट था इसके पीछे, वो अब हम आज देखेंगे. एक पॉइंट अब सीआरटी एक्सपेरिमेंट से ये तो कंफर्म हो गया था कि कैथोड रेस का जो बिहेवियर है इट वाज सेम एज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. कैथोड रेस सेम उसी तरीके से बिहेव कर रही थी जैसे आपका कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बिहेव करता है. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बिहेव करता है. ठीक है, जिन्हें लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहा गया था. ये कंफर्म है. इसके अलावा एक पॉइंट हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड देयर इज डेविएशन इन द पाथ ऑफ कैथोड रे पार्टिकल्स. सो जे थॉमसन ने अज्यूम किया था, या जे थॉमसन की जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, वो बेसिकली डिपेंड करती है ऑन द अमाउंट ऑफ डेविएशन. कितना डेविएशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन का पाथ है कैथोड रेस का, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने में कितना डेविएशन हो रहा है, वो किन चीजों पर डिपेंड करेगा, उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया था. डिपेंडेंसी गलत लिखा है. हाँ, डिपेंडेंसी ऑफ डेविएशन. ठीक हो गया. किन किन चीजों पे ये डेविएशन डिपेंड करेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट जे थॉमसन ने ये कहा था, द डेविएशन ऑफ कैथोड रे डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज इन्होंने अपने डिस्कशन में ये कहा था कि मोर द नेगेटिव चार्ज मोर विल बी द डिफ्लेक्शन. More will be the deflection. Second point जो इन्होंने डिस्कस किया था that was regarding the mass of cathode particles. Mass of particles. इसमें ये कहा था किसी भी पार्टिकल का मास जितना कम होगा, less the mass more the deflection. आई होप ये चीज आपको समझ आ रही होगी. ये काफी इजीली अंडरस्टूड है कि अगर मास कम है तो उसका डेविएशन अपने जो रेगुलर पाथ है उससे होना इजी है इन कंपेयर टू दैट पार्टिकल विच हैविंग ग्रेटर मास. सो अगर मास कम है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा. थर्ड वन वाज, अगर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है,
It was regarding the strength of electric and magnetic field. More is the strength of electric and magnetic field, more is the deviation of cathode ray particle from its regular path. वही जो हमने लास्ट में देखा था. This is the regular path, like absence of electrical and magnetic field. बट जैसे ही आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइन पाथ है वो डेविएट होके, इफ दिस वन इज ए और यू कैन से एक्स, व्हाटएवर यू वांट, आइदर इट विल स्ट्राइक हियर or the path will be like this. Now this one is not the regular path. The point B and C represent the deflection, the deviation, you can say. So these were the conclusion, and by carefully evaluating the value of E and M, or you can say by carefully calculating all these deviation, on the basis of deviation, J.J. Thomson derived the value of E by M to be 1.75 into 10 to the power 11 Coulomb kg inverse. This value was concluded on the basis of deviation of cathode ray particle from its regular path. Now, ये तो हो गया स्टूडेंट CRT एक्सपेरिमेंट और किस तरीके से E by M की वैल्यू आई थी. लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था. इट वॉज अबाउट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड वी हैव स्टडीड अबाउट, आई थिंक, हाँ, थोड़ा बहुत प्रोटॉन के बारे में हमने पढ़ लिया था. किस तरीके से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा था. 1919 में जो पहला लाइटेस्ट जो पार्टिकल है, पॉजिटिव आयन, दैट वाज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन, उसके बारे में डिस्कस किया था. अदर देन इट 1932 में चैडविक ने जो न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की थी, दैट वाज न्यूट्रॉन, उसके बारे में हमने स्टडी किया. अब क्या था स्टूडेंट्स, ये तो कंफर्म हो चुका था कि एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑल्सो एग्जिस्ट. सो जैसे ये पता चला कि अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं. सीआरटी ट्यूब, ये जो एक्सपेरिमेंट है, सीआरटी एक्सपेरिमेंट, इट इज बेस्ड अपॉन इट वाज रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. उसी तरीके से हमने प्रोटॉन के बारे में पढ़ा, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा. सो अब ये तो कंफर्म था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, लेकिन इनकी डिस्कवरी के बाद कहीं ना कहीं देयर अरोज द क्वेश्चन रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. तो अब एटम को डिफाइन करने के लिए, एटम की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग बहुत सारे मॉडल्स आए. उसमें से एक बहुत ही जो कॉमन मॉडल है, इट वाज ऑफ J.J. थॉमसन मॉडल. आगे भी फर्दर हम लोग अदर मॉडल्स भी पढ़ेंगे जो थॉमसन के बाद आए थे. तो सबसे पहले जो मॉडल दिया था रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इट वाज गिवन बाय J.J. थॉमसन. 1898 में ये प्रपोज किया था. तो J.J. थॉमसन ने ये बताया कि एटम इज ऑफ स्फेरिकल शेप. पहला जो इन्होंने पॉइंट बताया था, एटम स्फेरिकल शेप का होता है, बताया गया था. एंड सेकंड पॉइंट इन्होंने ये बताया कि किसी भी एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है या जो प्रोटॉन्स हैं, यू कैन से पॉजिटिव चार्ज इज फॉर प्रोटॉन, दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड दिस स्फीयर. Positive charge is equally distributed. Third point was, अब थॉमसन ने ये बोला कि जो एटम है वो स्फेरिकल शेप का है और जो इसकी रेडियस है, इट वाज रिगार्डिंग द रेडियस, ये आपका 10⁻⁻10 मीटर के रेंज की है. स्फीयर है और उसकी जो रेडियस है, इट वाज ऑफ 10⁻⁻10 मीटर. और इन्होंने ये कहा था, लाइक पॉजिटिव चार्ज तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. थोड़ा सा स्पेस का इश्यू आ रहा है, तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट.
तो ये तो क्लियर हो गया था कि जो रेडियस है इट इज ऑफ 10⁻⁻10 मीटर, जो स्फेरिकल शेप बताया है उसकी जो रेडियस है या एटम की जो रेडियस है इट इज ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये बोला था कि जैसे पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन है वो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी तरीके से थॉमसन मॉडल में ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो ये स्फीयर में इम्बेडेड रहते हैं। जिस तरीके से आप देखेंगे ना स्टूडेंट्स, ये जो मॉडल है वो वाटरमेलन या रेजिन पुडिंग से कंपेयर किया गया है। क्यों कंपेयर किया गया है? जैसे वाटरमेलन में हम देखते हैं कि उसमें सीड्स एम्बेडेड रहते हैं फ्रूट के अंदर, वाटरमेलन के अंदर। ऑन द सेम वे जे थॉमसन प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द एटम। ऑल्दो पॉइंट 6 में मैंने ये एक्सप्लेन किया था विच कुड नॉट बी रिकॉर्डेड, तो मैं अगेन आप लोगों को समझा रही हूँ। ये सारे पॉइंट्स थॉमसन ने समझाए, बट जैसे जैसे फर्दर इसमें वर्क होता गया ये पता चला कि थॉमसन का मॉडल इतना सक्सेसफुली एटम को समझा पाने में या किस तरीके से एटम की स्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है उसके रिगार्डिंग समझा पाने में फेल था। Although his concept or what he told about the radius of sphere that was 10⁻10 meter, it was correct, बट ये आपका मॉडल लेटर फेल हो गया था और फर्दर रदरफोर्ड मॉडल और जो बोर्स मॉडल है वो एग्जिस्टेंस में आए, उन पे स्टडी हुई। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।